आज से स्टार्ट हो जाएगा आप लोग का मॉडर्न फिजिक्स। देखिए, मॉडर्न फिजिक्स में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है वो ध्यान दीजिए पहले। मॉडर्न देखो, मॉडर्न फिजिक्स में पहला चैप्टर जो पढ़ाएंगे वो एटम पढ़ाएंगे तुमको, ठीक है। केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है जी? नहीं अभी पढ़ा है। तो केमिस्ट्री में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, वो लगभग 90% वही है इसमें एटम में, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे जो न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस का प्लूरल होता है न्यूक्लियाई, ठीक है। सिंगल आई लगता होता है क्या, चलो जो भी है, ठीक। तो एटम पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूक्लियाई। थर्ड है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है। फोर्थ है जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, ठीक है। तो इतना सारा चीज हम लोग कवर करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है। कोई दिक्कत? तो नोट करो, आज से एटम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हो गया रे, मिटा दे जी। थोड़ा सा म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला चैप्टर स्टार्ट किया जाए, एटम, ठीक है। तो एटम में पहले रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग है, ठीक है। तो लिखेंगे रदरफोर्ड, साइंटिस्ट का नाम है, रदरफोर्ड्स अल्फा रेज स्कैटरिंग, स्कैटरिंग experiment and its conclusion, ठीक है। तो हेडिंग डालो, एक फ्रेश फिगर बनाते हैं, उसके बाद आगे बताएंगे। हो गया ना, आगे बढ़ाते हैं। इतना हेडिंग पड़ गया। तो देखो, इसका जो फिगर बता रहे हैं, एक पहले समझो,
अल्फा पार्टिकल होता क्या है ये समझो। अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं तो अल्फा पार्टिकल होता क्या है। देखो हीलियम के पास, हीलियम का एटॉमिक मास 2, ठीक है, He42। नीचे वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, तो नीचे वाला रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉन को। इसको रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉन को, ठीक है। और ऊपर जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो कहने का मतलब हीलियम के पास कितना है, 2 प्रोटॉन है। हीलियम के पास कितना है, 2 प्रोटॉन है, ठीक। और न्यूट्रॉन कितना है, तो कैसे पता चलेगा, तो हीलियम के पास देखो, इस हीलियम की बात करेंगे तो उसके पास प्रोटॉन कितना हो गया छोटू, 2। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो कोई चार्ज नहीं है तो जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन तो एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर घटाइए, तो न्यूट्रॉन भी 2 ही है, ठीक है। तो इतना कुछ है उसके पास, ठीक। तो इसमें कुछ नोट उट करना चाहते हो तो करो जल्दी से, फिर आगे बताएंगे। चल चलो, अब देखो, हीलियम का मान लो ये न्यूक्लियस है, तो हीलियम के न्यूक्लियस में कितना है, प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है इसका, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इसके पहला ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। अब हम लिखते हैं He++42, He++42। इसका मतलब क्या है, He++ मतलब इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन था, वो दोनों भी बाहर निकल गया। 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन था, वो दोनों भी बाहर निकल गया, ठीक है। तो बचा क्या इसमें, इसका सिर्फ न्यूक्लियस बचा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के साथ सिर्फ न्यूक्लियस बचा, ठीक है। हीलियम का न्यूक्लियस, न्यूक्लि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के साथ हीलियम का न्यूक्लियस सिर्फ बचा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं अल्फा पार्टिकल। इसको क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। किसको कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। तो हीलियम के न्यूक्लियस को कहते हैं अल्फा पार्टिकल। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों को भी बाहर निकाल दिया तुम, तो सिर्फ बचा उसका न्यूक्लियस, उसी को कहते हैं अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना। तो अल्फा पार्टिकल बराबर हो गया He++42, मतलब हीलियम का न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये नोट करो, पहले तो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो अल्फा पार्टिकल का मतलब समझ में आना चाहिए। तो यहाँ तक कुछ नोट करना चाहते हैं तो नोट करो, फिर अब एक्सपेरिमेंट क्या किया था वो समझाते हैं। हो गया ना जी। तो देखो आगे का कहानी चलते हैं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप का फिगर बना रहे हैं। ये एक लेड चैम्बर है, लेड चैम्बर। लेड से रेडिएशन बाहर नहीं आ पाती है, ठीक है, इसलिए लेड चैम्बर है। इसी से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, इस जो चैम्बर से है वो अल्फा पार्टिकल यही से निकल रहा है, ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल का
ठीक है, इसी चैम्बर से निकल रहा है, लेड चैम्बर से। ठीक, अब क्या है कि गोल्ड फॉइल है। ठीक है, गोल्ड फॉइल मतलब गोल्ड मतलब सोना, सोना का पत्ती। गोल्ड फॉइल है जो ऐसे लटका हुआ है बीच में। ठीक है, ये गोल्ड फॉइल ऐसे बीच में लटका हुआ है। ठीक, ठीक। तो अल्फा पार्टिकल से इससे निकल रहा है, यहाँ पे गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल, सोना का पत्ती। ठीक है, अल्फा पार्टिकल सोना का पत्ती से टकरा रहा है, टकरा के इधर कुछ बाहर निकलेगा, कुछ लौट भी जाता है। ठीक है, तो पीछे जिंक सल्फाइड का एक लेयर पड़ रहता है। ये लेयर किसका है? ZnS, जिंक सल्फाइड। ठीक है, जिंक सल्फाइड क्यों रखा गया? ठीक है, तो जिंक सल्फाइड, मान लो यहाँ से अल्फा पार्टिकल जो भी जाता है, ठीक है, तो जिंक सल्फाइड स्क्रीन की तरह काम करता है। मतलब जी मान लो यहाँ से अल्फा पार्टिकल ऐसे गया, ठीक है, कोई कोई अल्फा पार्टिकल इस तरीके से ऐसे गया और तो यहाँ जाके टकराया, तो यहाँ पर एक लाइट उत्पन्न होगा जिसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल यहाँ से जाके जिंक सल्फाइड का जो लेयर है उससे टकरा रहा है। ठीक, तो फिर क्या है कि हम लोग एक माइक्रोस्कोप लेके, ठीक है, एक माइक्रोस्कोप लेके इधर से इधर देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ ऐसे घूम रहे हैं जिंक सल्फाइड के बाहर। ये क्या है? माइक्रोस्कोप लेके देख रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल के साथ हो क्या रहा है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल के साथ जो होगा उसको आगे दिखाते हैं तुम लोग को क्या होगा उसका। अब देखो, एक सवाल ये भी उठता है, गोल्ड फॉइल क्यों लिया गया? तो देखो, गोल्ड का पता होगा तुम लोग को, मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब सबसे पतला चादर, ठीक है, और सबसे लंबा तार। डक्टिलिटी मतलब जिसको खींच के बहुत ही लंबा तार बनाया जा सकता है। मैलिएबिलिटी का मतलब जिसको पीट पीट के बहुत ही पतला चादर बनाया जा सकता है, उसको कहते हैं मैलिएबिलिटी। ठीक है, तो इसका सबसे पतला चादर बनाया जा सकता है, इसलिए इसका उपयोग किया गया। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे और कुछ दिखाते हैं। क्या चीज? जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, उस पे अगर अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करती है तो उससे लाइट निकलता है। अब लाइट यहाँ से निकला, मतलब अल्फा पार्टिकल है जो यहाँ आया। ठीक है, लाइट यहाँ पे दिखाई दिया, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल यहाँ स्ट्राइक किया, तो अल्फा पार्टिकल दिख जाता है। खुली आंख से नहीं ना देख सकते हैं, लेकिन जिंक सल्फाइड पे ये जो स्क्रीन है जिंक सल्फाइड का, उस पे टकराता है तो पता चलता है वहां वहां अल्फा पार्टिकल टकराया है। अल्फा पार्टिकल निकल कहाँ से रहा है? तो पोलोनियम से। पोलोनियम, ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसी से निकलता है। ठीक है, हो गया ना रे? देखो, अब रफ में इसी में दिखा रहे हैं इस फिगर में। ठीक है, हुआ क्या कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे निकल जो रहा था, कुछ अल्फा पार्टिकल है जो ऐसे गया और ऐसे टकरा के लौट आया। कितना? 8000 में से एक। जैसे गया था लगभग वैसा ही, थोड़ा सा टर्न भी कराए हैं, थोड़ा एकदम हल्का टर्न करके वो उसी रास्ता से ऐसे लौट आया। 8000 में से एक पार्टिकल जैसे गया था वैसे ही रिटर्न हो गया। ठीक है, और 90% है जो इसको पेनिट्रेट किया, कुछ है जो डिफ्लेक्ट हुआ इस तरीके से। ठीक है, कुछ ज्यादा ही डिफ्लेक्ट हुआ इस तरीके से, कुछ था वही लौटने वाला जो कि 8000 में से एक था।
अब इसका कंक्लूजन क्या निकाला रदरफोर्ड वो बताते हैं। ठीक है, तो देखो उस समय न्यूक्लियस का कुछ अता पता नहीं था, फिर भी न्यूक्लियस समझाने के लिए ऐसा नहीं दिमाग में ले लेना कि रदरफोर्ड जो है न्यूक्लियस के बारे में कुछ बताया। ठीक है, रदरफोर्ड का खामी और रदरफोर्ड का बहुत सारा बुक में लिखा रहता है रदरफोर्ड मॉडल का खामी क्या है। ठीक है, उसका फायदा क्या है। ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं, रदरफोर्ड सिर्फ अपना जो देखा ऑब्जर्वेशन लिखा था। ठीक है, उसका कोई मॉडल वॉडल कुछ नहीं था। ठीक है, ऐसा मेरा नहीं, एच सी वर्मा सर का कहना है। ठीक, उनका वीडियो यूट्यूब पर है, उसमें खुद है जो बहुत सारा ऑथर वगैरह ऐसा लिखना शुरू कर दिया कि न्यूक्लियस का खोज किया, ये कहा वो कहा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कहना था। ठीक है, तो देखो कंक्लूजन क्या क्या निकला उससे ये समझो कि 8000 में से एक पार्टिकल है जो ऐसे चला गया। ठीक है, ऐसे गया और लौट के ऐसे चलाया। देखो अल्फा पार्टिकल है जो पॉजिटिव था, उस पे 2 प्लस प्लस चार्ज है। इसका मतलब लौटा तो इसका मतलब सामने बहुत ही पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, इसलिए वो लौट गया। एक कंक्लूजन निकला। ठीक है, और वही पॉजिटिव चार्ज बाद में क्या पता चला कि न्यूक्लियस था। ठीक है ना, तो सामने बहुत ही पॉजिटिव चार्ज एकदम सामने न्यूक्लियस के सामने जो स्ट्राइक किया वो लौट गया। ठीक है, और एक चीज और ध्यान देना, सबसे नजदीक जो जाता है उसको कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, स्मॉल डी। ठीक है, ये काम देगा न्यूमेरिकल में। ठीक है, 8000 में से जो एक लौट के आया सबसे नजदीक जो गया उसको कहेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, सबसे नजदीक वो जाने में गया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक, तो ये न्यूक्लियस है। ठीक, अब क्या है कि बहुत सारा जो है इसमें ऐसे ही सीधे चला गया, एटम को पेनिट्रेट करके ठीक चला गया। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारा अल्फा पार्टिकल ऐसे चला गया एटम को पेनिट्रेट करके। ठीक, कुछ है जो बहुत ही ज्यादा एंगल से मुड़ा, इस तरीके से। ठीक है, ठीक, और कुछ जो है मुड़ा लेकिन उतना ज्यादा लार्ज एंगल से। एक मिनट, हाँ ये इधर गलत बना रहे हैं। कुछ है जो हल्का एंगल से मुड़ा, इस तरीके से। अब देखिए इसके आधार पर वो कंक्लूजन क्या निकाले ये समझो। देखो जो एकदम सेंटर पे न्यूक्लियस के एकदम सामने जो पार्टिकल जा रहा था वो सीधे लौट गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिपल्सन वो फील किया न्यूक्लियस से। ठीक है, और कुछ है जो न्यूक्लियस के जितना न्यूक्लियस के क्लोज रहा वो ज्यादा मुड़ा। जैसे ये वाला देखो ज्यादा मुड़ा, उससे कम ये थोड़ा न्यूक्लियस से दूर था तो ये कम मुड़ा, ये और न्यूक्लियस से दूर था तो ये और कम मुड़ा, ये बहुत ज्यादा न्यूक्लियस से दूर था तो ये और कम मुड़ा। मतलब न्यूक्लियस के नजदीक जो ज्यादा रिपल्सन फील किया वो ज्यादा एंगल से मुड़ा। समझे बात को। तो ये कंक्लूजन निकाले वो इस एक्सपेरिमेंट से कि जो एटम होता है उसका सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है, ये कंक्लूजन निकाले। पॉजिटिव चार्ज बाद में पता चला क्या, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है। ठीक है, जो सेंटर होता है उसमें बहुत हाई पॉजिटिव चार्ज, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है। और एक चीज और है कि सेंटर के सामने से ऐसे लौट आ रहा है और 90% जो है एटम को पेनिट्रेट कर रहा है। 90% क्या है, एटम को पेनिट्रेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो एटम का जो एटम जो होता है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट है जो इम्प्टी है, वैकेंट है, मतलब उसमें खाली जगह है। ठीक है, और उसका सेंटर पार्ट है उसमें डेंसिटी बहुत ज्यादा है, सेंटर पार्ट को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब डेंसिटी बहुत ज्यादा है वहां। तो कंक्लूजन ये भी दिया गया था, दो कंक्लूजन उनके द्वारा दिया गया था। पहला कंक्लूजन ये दिया गया था कि जो सेंट मोस्ट ऑफ द जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे होता है,
सेंटर पर होता है, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द मास भी कहाँ कंसंट्रेशन है, सेंटर पर, ठीक है। बाकी आजू बाजू में क्या है, वैकेंट है, ठीक है। तो आगे हम लोग बोर मॉडल में पढ़ते हैं भी हैं कि जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये ऑर्बिट में घूमता है, तो जितना है मास वाला, सबसे ज्यादा मास वाला पार्टिकल कौन है, न्यूट्रॉन। तो देखो मोस्ट ऑफ द मास वाला पार्टिकल कहाँ है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। तो उन्होंने दो कंक्लूजन निकाला। पहला कंक्लूजन ये था कि सेंट्रल पार्ट बहुत ही हाई पॉजिटिव चार्ज है सेंट्रल पार्ट के पास, और दूसरा उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और उसके आजू बाजू में मोस्ट ऑफ द पोर्शन क्या है, मोस्ट ऑफ द स्पेस वैकेंट है, एम्प्टी है। कोई दिक्कत किसी को, जो नोट करना चाहता है नोट कर सकता है, कोई दिक्कत है तो बोलो। हो गया जी। यस ठीक है, ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में है, इसको मानना सेकेंड, और जहां से चला था, मान लो कहीं पे चला, उसको फर्स्ट मान ले। जहां से अल्फा पार्टिकल चलना शुरू किया उस पोजीशन को, मतलब उस चैम्बर से निकला उसको फर्स्ट मानेंगे, जहां से लौटा उसको सेकेंड मानेंगे, ठीक है। आगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने का कुछ थ्योरी बताएंगे, ठीक है, उसमें यूज होगा। तो यहाँ पे 1 2 कर देना इस फिगर में। अब इसका कंक्लूजन लिखाते हैं। सर, ये क्या है? आ, से ही हो जाता है सर। अरे तुम पहली बार शुरू का 10 सेकेंड तुम्हारा आवाज कटने लगता है, फिर क्लियर आता है। अब बोलो दोबारा से, पता नहीं बार बार बोलते तो ऐसा ही होता है। बोलो। क्या न्यूक्लियस बहुत पहले होता है सर। न्यूक्लियस पॉजिटिव, जो पूरी तरह से जो डिफ्लेक्ट हो जाता है, हाँ। न्यूक्लियस से पूरी तरह से डिफ्लेक्ट हो जाता है सर। वो उसके बीच को डिस्टेंस का डी कहते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बाकी सब है जो पेनिट्रेट कर गया, एक है जो कि एटम से लौट आया, मतलब मतलब पेनिट्रेट नहीं किया। तो न्यूक्लियस से उसका जो दूरी है उसी को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। जहां से लौटा वो यहां से लौटना शुरू किया, उससे न्यूक्लियस का डिस्टेंस। देखो कंक्लूजन क्या है, सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, most of the mass is concentrated at the center of atom and 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 other part of atom is almost empty। ठीक है, तो ये है तुम्हारा रदरफोर्ड का कहानी।
तो इससे कुछ कुछ आइडिया मिल गया, ठीक है ना, क्या हो एटम के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। फिर आगे दिया गया बोर का मॉडल, जो कि सक्सेसफुल रहा और मोस्ट एक्सप्लेन कर पाया बहुत सारा चीजों को। एक चीज और याद रख लेना, इससे रिलेटेड नहीं है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव वगैरह में डेटा वगैरह बहुत 10⁻⁻15 मीटर के अबाउट होता है न्यूक्लियस का रेडियस। सर तो क्या चीज? थॉमसन मॉडल सर। थॉमसन मॉडल बताते हैं, थॉमसन मॉडल ये हो गया ना रे। वो नहीं पढ़ने का क्या? नहीं नहीं, है पढ़ने का, थोड़ा सा है, बताते हैं। हो गया यहाँ तक, चलो ये भी देखो, इसको बता देते हैं। इसका एकागो एमसीक्यू वगैरह इस पे होगा। थॉमसन मॉडल क्या कहता था, ये पूरी तरीके से नकार दिया गया है, ठीक है ना। थॉमसन मॉडल क्या कहता था, एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है जो कि ऐसे घुसाया हुआ रहता है, ठीक है ना, इस तरीके से, कहीं पे पॉजिटिव है, कहीं पे नेगेटिव है, इस तरीके से इंजर्टेड रहता है। जैसे कोई तुम रबर का बॉल ले लिए, उसमें पॉजिटिव चेक कोई दो पार्टिकल ऐसे घुसेड़ दिए तो, ठीक है, बराबर बराबर स्पेस देके, ठीक है, तो न्यूट्रल भी हो जाएगा वो, जितना पॉजिटिव चार्ज ले उतना नेगेटिव, तो न्यूट्रल भी हो गया। तो उसका कहना ये था कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है इंजर्टेड रहता है एटम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ तो इससे रदरफोर्ड से तो बहुत हद तक आइडिया मिल चुका था, इससे कुछ पता नहीं चला कुछ, और ये तो ऐसा होता नहीं है, पॉजिटिव चार्ज पूरा एक जगह रहता है न्यूक्लियस के अंदर, और नेगेटिव चार्ज है जो इसके आजू बाजू में चक्कर लगाता है। तो पूरा फ्लॉप था, लेकिन इससे कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा हुआ देखे हैं, एमसीक्यू टाइप। तो ये काम देगा, इतना याद रखना, इससे काम चल जाएगा तुम्हारा। कोई दिक्कत? आगे चले जी। यस। बोर एटॉमिक मॉडल, देखो इसका कुछ पॉस्टुलेट है, पॉस्टुलेट मतलब होता है कल्पना, ठीक है। तो सब कुछ इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर, पहले हेडिंग डालो और एक एक करके देखते हैं। पहले तो देखो न्यूक्लियस के अंदर चार्ज कितना होगा, मान लो ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर चार्ज क्या होगा, जेड इंटू ए होगा। जेड है जो एटॉमिक नंबर, जेड क्या है एटॉमिक नंबर, और ई क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर इतना चार्ज होगा, नोट नहीं करना, सारा कुछ समझा रहे हैं, सब फिर दोबारा लिखवाएंगे अच्छे से। जेड है एटॉमिक नंबर, ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा क्यों लिखा गया, तो जितना एटॉमिक नंबर रहता है उतना प्रोटॉन होता है ना जी, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन के बराबर। जैसे हीलियम की ही बात कर रहे थे, तो ये G42, अब पूछेगा इसके न्यूक्लियस में कितना चार्ज है, तो न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है, ठीक है। तो इसके Q बराबर JD अप्लाई करेंगे, तो जेड के बराबर कितना, 2 हो गया एटॉमिक नंबर, आई कितना 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टोटल चार्ज न्यूक्लियस का आ गया इतना, दो एटॉमिक नंबर जितना था उतना प्रोटॉन हो गया, एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज, इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो क्यू बराबर जेडी न्यूक्लियस का चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। दूसरा चीज इसका आगे बता रहे हैं, 1 मिनट रुको।
देखो, इसका कहना ये था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ये कहना था। अब देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन करने के लिए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है कूलम्ब वाला जो फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। कूलम्ब फोर्स क्या, कहाँ से लग रहा है? तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है K⁴ वही कूलम्ब फोर्स के कारण क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन हो रहा है। मतलब कूलम्ब फोर्स यहाँ क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद नेक्स्ट जो इसका कहना था, कूलम्ब फोर्स के कारण न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है उसके कारण ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, अब इसका आगे क्या कहना था कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो NH/2 होगा। ठीक है, H है जो प्लैंक्स कांस्टेंट है, H है जो प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू होता है 6.64 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, 2 कांस्टेंट है। n क्या है? किस ऑर्बिट में घूम रहा है? मान लो कि ये फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है कोई इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए n का वैल्यू क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। ठीक है, l है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? रोटेशन में याद होगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन का सेंटर से पोजीशन r है, मान लो v वेलोसिटी से घूम रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम बराबर होता था r क्रॉस mv, r क्रॉस mv बराबर NH/2। ठीक है, तो R क्रॉस एम भी, मैं एंगल कितना है? 90 डिग्री, तो आर एम भी साइन 90 डिग्री यहाँ हो जाएगा। ठीक है, बराबर NH/2। तो आर एम भी बराबर क्या हो गया? NH/2। ये कहना था किसका? बोर का, कि जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा NH/2 के बराबर होगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? NH/2। n है जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है, h है जो प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक, एक कहना था। फिर आगे बताते हैं और क्या। जैसे नेक्स्ट क्या था कि जैसे मान लो बहुत सारा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर अगर किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में कूदता है, ठीक है, कोई हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन नीचे वाला में अगर कूदेगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा रेडिएशन के फॉर्म में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा। अगर नीचे से कोई ऊपर जाना चाहता है, मान लो इलेक्ट्रॉन कोई फर्स्ट ऑर्बिट में है, ये हायर ऑर्बिट में कूद के जाना चाहता है, तो एनर्जी इसको प्रोवाइड करना होगा। एनर्जी इसको हम देंगे, लोअर ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन को एनर्जी अगर देंगे तो कहाँ कूद जाएगा? लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में कूद जाएगा। मतलब हायर से लोअर में अगर कूदता है तो एनर्जी बाहर रेडिएट करेगा, और लोअर से अगर हायर में कूदता है तो उसको एनर्जी की आवश्यकता होगी। ये सब कहना था बोर का। ठीक है, यही सब जो बोल रहे थे उसको कहते हैं बोर पास्टुलेट। ठीक है, तो ये लिखने के लिए आता है, तो इसको एक एक करके कल लिखवाएंगे डिटेल में। ठीक है ना, तो यहाँ तक आज रहने दीजिए, बाकी कल मिलते हैं। सारा पॉइंट लिखाएंगे बोर मॉडल का। किसी को कोई दिक्कत?